हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज 1 नवंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहली न्यूज़ है इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी जी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी जो हैं वो काफ़ी प्रभावशाली लीडर रही हैं हमारे कंट्री की, तो यहाँ पर उनकी डेथ एनिवर्सरी के दिन नेशन ने उनको ट्रिब्यूट पे किया। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ और 31 अक्टूबर 1984 को उनकी डेथ हुई आफ्टर असैसिनेशन। तो यहाँ पर इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी जी के बारे में अगर बात की जाए तो वो काफ़ी प्रभावशाली इंडियन पॉलिटिशियन रही। इसके अलावा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी सेंट्रल फिगर इनको माना जाता था। उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सीज भी रहीं, बट ओवरऑल वो काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी थी। वो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी हमारे कंट्री की। जैसा कि हम जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वो उनकी बेटी थी। इसके अलावा अगर उनके कार्यकाल की बात की जाए तो 1966 से मार्च 1977 तक उनका कार्यकाल रहा। इसके बाद उनका असैसिनेशन हुआ 1980 में। सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर रही आफ्टर हिज फादर डेथ। इसके अलावा उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया गया था 1959 में, जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी 1964 में उसके बाद। इसके अलावा उनको राज्यसभा का मेंबर ही बनाया गया था। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के कैबिनेट में एज ए मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी काम किया। कांग्रेस पार्टी में वहाँ पर जब पार्लियामेंट्री लीडरशिप इलेक्शन हुआ 1966 में, तो वहाँ पर उन्होंने अपने राइवल मोरारजी देसाई जी को वहाँ पर डिफीट किया और उन्होंने सक्सीड किया लाल बहादुर शास्त्री को एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी का नाम देखिए, जब बीबीसी ने एक ऑनलाइन पोल सर्वे किया तो वहाँ पर उनका नाम वुमेन ऑफ द मिलेनियम के तौर पर आया। इसके अलावा अभी 2020 में उनका नाम टाइम मैगजीन में आया, जहाँ पर वर्ल्ड की 100 पावरफुल वुमेन जो हैं उनमें इनका नाम शामिल था, जो कि इस लास्ट सेंचुरी की सबसे ज़्यादा पावरफुल वुमेन्स हैं उनके लिस्ट में थी। अगली न्यूज़ है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। देखिए यहाँ पर नेशन ने ट्रिब्यूट पे किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 145th बर्थ एनिवर्सरी के दिन। इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है एज राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको पॉपुलरली हम सरदार पटेल के नाम से जानते हैं, वो इंडियन पॉलिटिशियन थे जिन्होंने सर्व किया है एज ए फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके अलावा वो एक इंडियन बैरिस्टर थे और सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उनका जो रोल है कंट्री के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में वो काफ़ी बड़ा रहा था। इसके अलावा जो हमारे देश की इंटीग्रेशन और जो यूनिटी है उसमें भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। कहा जाता है कि अगर सरदार पटेल ना होते तो हमारा देश आज यूनाइट ना होता। इसके अलावा इंडिया में कहीं भी उनको एज ए सरदार के नाम पर से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है चीफ इन हिंदी, उर्दू एंड पर्शियन। इसके अलावा जो है एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने सर्व किया ही, लेकिन यहाँ पर उनका जो मुख्य रोल था वो होम मिनिस्टर के तौर पर था। वो हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर थे जिन्होंने हमारे देश को पॉलिटिकली इंटीग्रेट किया और उनका जो योगदान था वो काफ़ी ज़्यादा था। जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ 1947 में, उस समय पटेल जो थे उनका जन्म हुआ था नादियाड डिस्ट्रिक्ट खेड़ा में। इसके अलावा वो उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई थी वो गुजरात के कंट्री साइड्स यानी कि गांव में हुई थी। वो एक सक्सेसफुल लॉयर थे। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारे जो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थे उनमें पार्टिसिपेट किया और पीजेंट्स को वहाँ पर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, खेड़ा बोरसाद में, इसके अलावा बारदोली में। तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर थे हमारे कंट्री के। उनको अपॉइंट किया गया था 49th प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। के बाद उन्होंने ऑर्गेनाइज किया पार्टी को 1934 के इलेक्शन में और 1937 के इलेक्शन में, जब वहाँ पे प्रमोट किया जा रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट को। उनकी जो कमिटमेंट थी नेशनल इंटीग्रेशन के लिए वो काफ़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि हमारी आज़ादी को किस तरह से हमें लेना है। वहाँ पर उनका योगदान बहुत ज़बरदस्त रहा। उनको एज एन आयरन मैन कहा जाता था इंडिया का।
इसके अलावा जो है उनको याद किया जाता है यहाँ पर पैट्रन सेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट्स के तौर पर। उन्होंने इस्टेब्लिश किया था मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विस सिस्टम को। उनको एज ए यूनिफायर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैचू है वो उनको डेडिकेट किया गया 31 अक्टूबर 2018 में, जिसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 182 मीटर है, यानी कि 597 फीट है उसकी हाइट। तो यहाँ पर इस तरह से उनको ट्रिब्यूट पे किया गया था 2018 में। अगली न्यूज़ है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, देखिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 को रिलीज़ किया गया पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया एक कमेटी के द्वारा, जिसको हेड किया इंडिया के फॉर्मर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कस्तूरी रंगन जी ने। इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जहाँ पर स्टेट को रैंक किया जाता है, किस तरह से जो स्टेट हैं वो गवर्नेंस कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही गवर्नेंस में। उस बेसिस पे एक कंपोजिट इंडेक्स जहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट होता है, तो वहाँ पर देखा जाता है कि स्टेट का परफॉर्मेंस कैसा रहा, वो किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाई या नहीं कर पाई। तो इस बेसिस पे इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। यहाँ पर जो गवर्नेंस परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज किया जाता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको डिफाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 3 पिलर, जहाँ पर इक्विटी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को देखा जाता है। की फाइंडिंग्स क्या रही इस रिपोर्ट की, यहाँ पर केरला जो है उसने यहाँ पर पहली बाजी मारी और यहाँ पर वो लार्ज स्टेट के कैटेगरी में उसने टॉप किया। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर बॉटम में रहा, यानी कि वहाँ जो गवर्नेंस था इन तीनों पिलर्स के बेसिस पे वो काफ़ी ख़राब रहा है। इसके अलावा 4 साउदर्न स्टेट्स रहे जिसमें केरला ने टॉप किया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका ने यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ रैंक के साथ केरला को यहाँ पर फॉलो किया है। तो उनकी जो गवर्नेंस थी वो काफ़ी अच्छी रही, जिस वजह से इनको ये रैंकिंग दी गई है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार जो थे यहाँ पर बॉटम में थे इस रैंकिंग के। तो यहाँ पर जो ये 3 पिलर हैं उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब देखने को मिली, इस वजह से इनको बॉटम रेंज में रखा गया है। स्मॉल स्टेट कैटेगरी में गोवा ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, जहाँ पर उनको 1.745 पॉइंट मिले हैं। इसके अलावा मेघालय, हिमाचल प्रदेश जो थे उन्होंने यहाँ पर गोवा को फॉलो किया है स्मॉल स्टेट कैटेगरी में। इसके अलावा जो वर्स्ट परफॉर्मर्स थे उनको निगेटिव पॉइंट्स इसमें मिले हैं। इसमें मणिपुर, दिल्ली और उत्तराखंड शामिल हैं। मणिपुर को यहाँ पर -0.363 पॉइंट मिला है। चंडीगढ़ यहाँ पर टॉप कैटेगरी में रहा यूनियन टेरिटरी के लिस्ट में, जहाँ पर इसको 1.05 पॉइंट्स मिले हैं, जिसको फॉलो किया पुडुचेरी और लक्षद्वीप ने। इसके अलावा दादर और नगर हवेली, अंडमान, जम्मू एंड कश्मीर ये जो थे वो वर्स्ट परफॉर्मर रहे। अब जान लेते हैं कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन जी के बारे में। कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन जी जो थे वो इंडियन स्पेस साइंटिस्ट थे, जिन्होंने हेड किया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को 1994 से 2003 के बीच में। इसके अलावा उनको काफ़ी बड़े अवार्ड्स मिले हैं इंडियन गवर्नमेंट के तौर से की ओर से, जिसमें पद्मश्री 1982 में मिला है, पद्म भूषण भी मिला इनको 1992 में। इसके अलावा पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया 2000 में। करंटली जो है वो अभी सर्व कर रहे हैं चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और नीट यूनिवर्सिटी को, NIIT यूनिवर्सिटी को। इसके अलावा अगर उनके कार्यकाल की बात की जाए तो वो फॉर्मर राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं। इसके अलावा फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया भी के तौर पर भी उन्होंने सर्व किया है। इनको फेमसली जाना जाता है जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी वेस्टर्न घाट के ऊपर। अगली न्यूज़ है न्यू प्रोजेक्ट इन गुजरात के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, देखिए यहाँ पर सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, जिसको पॉपुलरली जंगल सफारी के नाम से जाना जाता है, उसका इनॉग्रेशन किया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। PM ने यहाँ पर इनॉग्रेट किया आरोग्य वन को इन केवाड़िया, जिसमें 100 ऑफ मेडिसिनल प्लांट और हर्ब्स हैं जो कि वहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई इनके मेडिसिनल बेनिफिट के बारे में और इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में कि किस तरह से हम
इस तरह के मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो ये 17 एकड़ के एरिया में स्प्रेड है, जिसमें 5 लाख प्लांट हैं ऑफ 380 सिलेक्टेड स्पीशीज़ की। इसके अलावा यहाँ पर एक लोटस पॉन्ड है, अल्बा गार्डन, अरोमा गार्डन, योगा एंड मेडिटेशन गार्डन भी उपलब्ध है। इंडोर प्लांट सेक्शन, डिजिटल इंफॉर्मेशन सेंटर, सोवेनिर शॉप और कैफेटेरिया है, जहाँ पर सर्व किया जाता है आयुर्वेदिक फूड को एमंग अदर थिंग्स। पीएम ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया एकता मॉल को और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क को, जहाँ पर काफ़ी इम्फेसाइज किया गया है कि किस तरह से चिल्ड्रंस जो है वो न्यूट्रिशंस वैल्यू को समझ सकें कि वो जो फूड लेते हैं उसमें क्या न्यूट्रिशन है, तो इससे जो बच्चों की जो हेल्थ है इसको इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो यहाँ पर इस तरह के पार्क को इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इसके अलावा इस पार्क को बनाने का मकसद ये भी है कि यहाँ से जो स्टेट है इसको एक टूरिज्म हब के तौर पर बनाने का यहाँ पर गवर्नमेंट ने सोचा है। अगली न्यूज़ है ग्रीन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ग्रीन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन को, जिसका यूज़ करेंगे सिटीजन, ताकि जो पॉल्यूशन कॉजिंग एक्टिविटी है दिल्ली के अंदर वो उसको कंट्रोल किया जा सके और गवर्नमेंट को पीपल जो हैं वहाँ के वो नोटिस कर सके जो भी कॉज है पॉल्यूशन के उसके बारे में। ये एप्लीकेशन जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के मेगा एंटी एयर पॉल्यूशन कैंपेन का एक पार्ट है। यहाँ पे युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध यानी वॉर अगेंस्ट पॉल्यूशन इसका एक मोटो है, जिसको लॉन्च किया गया था 5 अक्टूबर के दिन। एम और ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस एप्लीकेशन की, यहाँ पर ट्रैक करना है जो भी इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन है दिल्ली में उसको। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है को यहाँ पर उनका काम ये होगा कि इस एप्लीकेशन का यूज़ करके वहाँ पर वो गवर्नमेंट को नोटिस करेगी कि किस तरह की एक्टिविटी चल रही है जिससे कि एयर पॉल्यूशन बढ़ सकता है। डिटेल्स जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से पब्लिक इस एप्लीकेशन का यूज़ करेगी। अगर आपके किसी इलाके में या कहीं से आप जा रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपने देखा कि किसी तरह की ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे कि एयर पोल्यूशन बढ़ सकता है, तो आप इस ऐप का यूज़ करके उस एरिया का या उस जगह का पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। जैसे कहीं कोई गार्बेज है उसको जलाया जा रहा है या कोई इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, डस्ट है, तो इस तरह की एक्टिविटी को आप क्लिक करेंगे और उसके इमेज को अपलोड करेंगे उस एप्लीकेशन में। जिसके बाद क्या होगा कि ये एप्लीकेशन जो है उस एरिया को, उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा और एक कंप्लेन जो है वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट होगा, और एक टाइम बाउंड जो रिड्रेसल सिस्टम होता है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए कि इतने समय के अंदर इस प्रॉब्लम को या ये जो पॉल्यूशन कॉजिंग एक्टिविटी है इसको एड्रेस किया जाए। इसके अलावा एक ग्रीन वॉर रूम को सेटअप किया गया है दिल्ली सेक्रेटेरिएट में, ताकि मॉनिटर किया जा सके कि स्टेटस जो है वो क्या है, जो कंप्लेन आ रही है उसको लेकर के। इसके अलावा टीम ऑफ 70 ग्रीन मार्शल जो है उसको असिस्ट करेंगे ताकि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, जो कंप्लेन है उसको रिड्रेस किया जाए। इसके अलावा कुछ इनिशिएटिव है दिल्ली गवर्नमेंट की, जहां पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को। इस पॉलिसी के अंदर 80% ऑफ ट्री जो कि अफेक्टेड हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के थ्रू उनको ट्रांसप्लांट करने की बात की गई है। इसके अलावा जो पॉलिसी है दिल्ली गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर के, तो यहाँ पर एम है कि सब्सिडाइज किया जा सके जो भी परचेज है इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल को खरीदें। इसके अलावा 5 लाख इलेक्ट्रिकल व्हीकल को नेक्स्ट 5 ईयर में दिल्ली की सड़कों पर उतारने का यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट का एम है। तो इस तरह से कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसको परफॉर्म करके यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि दिल्ली कैपिटल को पॉल्यूशन फ्री बनाया जा सके। अगली न्यूज़ है यूथेनेशिया के बारे में। देखिए, यूथेनेशिया जो है इसको इंटरनेशनली प्रैक्टिस किया जाता है लाइफ को एंड करने के लिए। अगर कोई पर्सन काफ़ी लॉन्ग टाइम से किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है या कोई बहुत ज़्यादा उसको इस डिजीज़ में पेन है, तो वो उसको एक चॉइस दिया जाता है जहाँ पे वो अपना लाइफ को एंड कर सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट लॉज हैं यूथेनेशिया को लेकर के। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड में जो रेफरेंडम का रिजल्ट आया है उसमें मेजॉरिटी ऑफ वोटर जो हैं न्यूजीलैंड के, उन्होंने एंड ऑफ लाइफ चॉइस एक्ट 2019 के फेवर में यहाँ पर वोटिंग की है। इसकी जो फाइनल रिजल्ट है उसको 6 दिसंबर
6 नवंबर के दिन डिक्लेयर किया जाएगा। एंड ऑफ लाइफ चॉइस एक्ट 2019 के बारे में जान लेते हैं। ये एक्ट जो है, इसमें टर्मिनली इल पीपल जो होंगे उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो रिक्वेस्ट कर सके मेडिकल असिस्टेंस की, ताकि वो अपनी लाइफ को इन कर सके एक लॉफुल प्रोसेस के थ्रू, जहाँ पर जो असिस्टिंग पर्सन जो होगा वो एलिजिबल होगा इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए। इस एक्ट को 2019 में पास कर दिया गया था, लेकिन इसके लिए इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए एटलीस्ट 50% वोट चाहिए थी, जो कि इस रेफरेंडम के थ्रू 2020 में मिल गई है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो असिस्टेड डाइंग मीन है, वहाँ पर पर्सन्स के डॉक्टर या नर्स जो हैं यहाँ पर मेडिकेशन देंगे उस पर्सन को, ताकि उस पर्सन को जो कि सरवाइव कर रहा है पेन से, वहाँ पर उसको रिलीफ मिल सके और इस तरह से उसको डेथ तक पहुँचाया जा सके। यहाँ पर जो एक्ट ये जो नया बना है, इसमें क्या है, जो डाइंग टर्म है उसको रेफर किया गया है बोथ यूथेनेशिया और असिस्टेड सुसाइड के तौर पर। कि जो फॉर्मर एक्ट थी वहाँ पर डेलिबरेटली एंडिंग अ पर्सन्स लाइफ टू एंड देयर सफरिंग कहा गया था, और जो बाद में आया है उसमें असिस्ट करने की भी बात की गई है ताकि पर्सन खुद को किल कर सके। यहाँ पर जो इस एक्ट में है, कोई भी पर्सन, ऐसा पर्सन जो कि मेंटल डिसऑर्डर या उसको कोई मेंटल इलनेस है, तो इस तरह के पर्सन को असिस्ट नहीं किया जाएगा डाइंग के लिए। हाँ, अगर उसकी जो डिसेबिलिटी है वो काफ़ी एडवांस स्टेज में है, तो इस तरह के पर्सन को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो यूथेनेशिया या फिर सेल्फ वो डेथ को वहाँ पर प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा ओपोनेंट जो हैं इस एक्ट के अगेंस्ट जो हैं, उन्होंने इस एक्ट के बारे में कहा है कि जो सेफगार्ड होनी चाहिए वो यहाँ पर लैक करती है। इसमें यहाँ पर उन्होंने एज क्राइटेरिया लिमिट को भी यहाँ पर डिफ़ाइन किया, जहाँ पर 18 ईयर्स की जो लिमिट है उसको यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया गया है। इसके अलावा जो आर्बिट्री नेचर है इस लॉ की, उसको भी यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको जान लेते हैं। देखिए, ग्लोबल सिनारियो क्या है इस एक्ट का। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे यूके, जहाँ पर यूथेनेशिया और असिस्टेड सुसाइड दोनों इलीगल है। यूके में यूथेनेशिया को तो एज ए मैन स्लॉटर या मर्डर के तौर पर देखा जाता है, जबकि असिस्टेड सुसाइड जो है वहाँ पर पनिशेबल है बाय अप टू 14 ईयर्स इन प्रिजन, यानी कि वहाँ पर 14 साल की प्रिजन होगी अगर कोई पर्सन सुसाइड करने की कोशिश करता है तो, असिस्टेड सुसाइड करने की कोशिश करता है तो। लेकिन यहाँ पर जो खुद को किल करने की, यानी कि नॉर्मल अगर कोई पर्सन इस तरह की एक्ट करता है तो वहाँ पर उसको इलीगल नहीं कहा गया है। तो ये काफ़ी कहा जा सकता है कि इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलंबिया, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, इन सारी कंट्रीज़ के अंदर असिस्टेड डाइंग जो है वो एक लीगल पार्ट है वहाँ की जो भी लॉ है उसके अंदर। इसके अलावा नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड और सम स्टेट इन यूएस, वहाँ पर भी असिस्टेड डाइंग जो है वो लीगल है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।